देखिए होता क्या है, बहुत महीन होते हैं खबरों के धागे और इसीलिए जरूरत पड़ती है जानने की सुर्खियों से आगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, क्योंकि औपचारिक बातचीत में कामकाज होता है और अनौपचारिक बातचीत में राज खुलते हैं। और कुछ यही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हमारी रहेंगी। आज मेरे साथ मेरे दो सहयोगी राहुल अवस्थी और दीपक व्यास जुड़ रहे हैं, जिनसे ताजा हलचलों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने जो ट्वीट देखा वो दरअसल बीजेपी के राजस्थान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। राहुल गांधी को रावण दिखाया जा चुका था और अब बारी थी गहलोत की। सीएम गहलोत को गब्बर के रूप में दिखाया गया है और इसे किस तरह से लिया जाए, इसके पीछे क्या हो सकता है, उस पर हम बातचीत करते हैं। राहुल, फिल्मों के गानों के जरिए, फिल्मों के नाम के जरिए वार पलटवार तो खूब हुए, अब कैरेक्टर्स भी इस तरह से। देखिए, बशर्ते देखने में थोड़ी सी हंसी आए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु आजकल का जो प्रचार का तरीका है वो बदला है। लोग कैची है, कैची है। द वर्ड इज कैची। ये कैची हो गया है, यूथ तक जल्दी पहुंचता है, उनको टारगेट को हिट भी करता है। लेकिन जिस तरह की राजस्थान की राजनीति मैं देखने का आदी हूँ स्वप्निल, कम से कम मेरे से दीपक भी एग्री करेंगे, उसमें अभी तक इस चीज़ की गुंजाइश थी नहीं। अब मुझे लगता है थोड़ी सी राजनीति एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ से अब ये यहाँ से और आगे बढ़ेगी। वार होंगे, पलटवार होंगे। अभी दीपक सहमत है कि नहीं? ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है या क्या क्या? देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस तरीके की राजनीति देखने का राजस्थान की जनता आदि नहीं थी। लेकिन मैं उससे भी आगे, मतलब आगे आपको बात बढ़ाते हुए बताता हूँ। और मैं आपको करीब यहाँ से करीब 14 साल पहले ले चलता हूँ। 2009 का राहुल और स्वप्निल, आप दोनों को वाकया याद होगा, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। बस अशोक गहलोत वापस से दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 2009 के अंदर लोकसभा के चुनाव थे और 2009 के उन लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अशोक गहलोत की मिमिक्री की गई थी, आपको याद होगा, लोकसभा चुनावों के अंदर। और बीजेपी की तरफ से बाकायदा उसके अलग अलग विज्ञापन भी जारी किए गए थे, जहां तक मुझे जानकारी है। क्योंकि रेडियो पर मैं उन दिनों मैं भी पत्रकारिता में नया नया ही था, तो मैं सुना करता था कि रेडियो पर अशोक गहलोत की मिमिक्री हो रही है और वो बीजेपी की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये शुरुआत तो आज से करीब 14 साल पहले लिखी जा चुकी थी, शुरुआत तब से हो चुकी थी। लेकिन ये बात भी सच है कि राजनीति में इतना नीचे स्तर पर गिरा जाना ठीक नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी को रावण बता दिया और अब अशोक गहलोत को गब्बर। लेकिन एक और चीज की ओर मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बीजेपी ने ही अपने प्रचार के दौरान, हमने पूर्व में भी अपने सहयोगियों से बातचीत की थी, एक किसान का चेहरा लगाया और बताया कि जमीन नीलाम हो रही है। जब मीडिया उस किसान तक पहुंचा तो पता चला उसकी जमीन नीलाम नहीं हुई, वो तो केस करने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक हड़बड़ी जो प्रचार में देखने को मिल रही है, वो तो कम से कम बाइफोकेट हो जाएगी। किसी की बेइज्जती हो रही है या नहीं हो रही है, इस तस्वीर से तो देखने में लग रहा है कि शायद की जा रही हो। देखिए, सोशल मीडिया बड़ा, कहना चाहिए, दोधारी मारक है, बड़ा मारक है, दोधारी तलवार है। अब आपने कल एक फोटो का जिक्र किया, एक दूसरी फोटो का भी जिक्र किया था, कैसे सीपी जोशी की दूसरी फोटो लग गई। देखिए, मजेदार है कि आप जब सोशल मीडिया पे कोई चीज कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सीपी जोशी वाले केस में हुआ, ठीक वैसा ही कुछ बीजेपी ने जो बड़ा बैनर लगाया था उसमें हो गया। उन्होंने ये इस बात की रिसर्च, लेकिन ये तो फुली चेक्ड है, ये तो पूरा चेक होके ही निकला। अरे हाँ, ये बिल्कुल चेक है और ये पूरे, कहना चाहिए, एक कैंपेन का हिस्सा है। इसको तय किया गया है कि ऐसा किया जाएगा। नई जनरेशन में एक्सेप्टेड है, जो मेरी तरह थोड़ी प्रौढ़ावस्था की तरफ है, उन लोगों को, हमारी तरह। हाँ, हमारा दीपक ही हुआ है, उसको बुरा लग सकता है, आज बुड्ढों के बीच है दीपक। तो जो हमारी तरह थोड़े से ओल्ड फैशन राजनीति को पसंद करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दौर भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, जो कहानी हम सुना करते थे, वो मित्रता, कभी अंडर द बेल्ट नहीं जाना, ये एक अंडर द बेल्ट है, कह सकते हैं। एक, अब सामने वाला व्यक्ति अगर इसको इन हेल्दी कॉम्पिटिटिव मूड ले ले तो ठीक है, अगर नहीं ले तो फिर वो बिगड़ भी। हेल्दी कॉम्पिटिटिव वे मालूम क्या हो सकता है? एक चटकारे वाला जवाब ये हो सकता है कि जब फिल्म में गब्बर सिंह के दिखाया जा रहा था, शोले फिल्म में, तो बार बार ये डायलॉग आता था ना कि यहाँ से 100 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन क्या गहलोत से डर रहे हैं? देखिए, लगता तो यही है, जिस तरीके से जो गब्बर यहाँ पर अशोक गहलोत को बनाया गया है। और अमूमन अशोक गहलोत के समर्थक जो हैं कांग्रेस के भीतर, या फिर जो उनके निजी समर्थक हैं, वो भी इस बात को कहते आए हैं कि अशोक गहलोत
से लड़ाई लड़ने के लिए खुद पीएम को बार बार यहाँ पर राजस्थान में आना पड़ रहा है, और यहाँ पर लड़ाई जो है ना राजस्थान की सीएम से सीधे पीएम से लड़ाई है। इस तरीके की बातों का जिक्र भी वो करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को और साथ में अशोक गहलोत के समर्थकों को मौका जरूर मिलेगा इस बात को करने में। मुझे डर इस बात का है कि अब गब्बर तो आ गए, अब सांबा नहीं आ जाए, अब कालिया नहीं आ जाए, अब ये कांग्रेस के पास जय वीरू तो है नहीं, जो भी है वो एक ही है। अब वो गब्बर अपने सांबा अब हाँ बीच में रोकूंगा। जय वीरू की जोड़ी आपको 2018 के चुनाव में दिखाने की कोशिश की गई थी करौली के अंदर, करौली जिले में, जब जाम पर तब गहलोत गब्बर नहीं थे। मान लिया वो गवर्नमेंट नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने जय और वीरू की जोड़ी दिखाने की कोशिश जरूर की थी उस समय, जब करौली जिले के अंदर वो जाते हैं दोनों नेता राजस्थान के, और वहां पर ट्रैफिक एक तरीके से जाम होता है और साधन नहीं होता कि आगे वो बढ़ सके। तो ऐसे में एक बाइक पर दोनों सवार होकर जाते हैं, सचिन पायलट खुद गाड़ी चलाते हैं और अशोक गहलोत को पीछे बैठाते हैं। तो का गाना एक बहुत अच्छा है ना, बात निकली है तो निकल नहीं, तो उसका एक अंतर है कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुनो मेरे यार। अब यहाँ पे जीत एक दूसरे की एक साथ हो जाए और वो दोनों मिल बैठ के उसी तरह गाड़ी पे निकल जाए, ये बड़ी बात है। तब तो लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि अमूमन किसी और स्टेट्स के लिए हुआ करता था। और उसके अलावा अगर आप इस ट्वीट में देखेंगे तो कुछ इश्यूज उठाए हैं, क्राइम से रिलेटेड है, बेरोजगारी है, दलितों पर अत्याचार है, बिजली की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं और पेपर लीक है। इनमें से 2-3 पॉइंट्स पर तो केंद्र को भी घेरा जा सकता है आसानी से, लेकिन अभी वैसा माहौल कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिला है कि इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा हो। वो अपने लीडर्स को बड़ा दिखाने के लिए कभी भगवान के तौर पे दिखा देते हैं या भारत माता के तौर पर दिखा देते हैं, लेकिन कटाक्ष करने के लिए अभी तक कांग्रेस ने इस तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं किया। क्या कांग्रेस भी इस मैदान में कूदती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अब एक दूसरे इशू पर मैं आता हूं। दूसरा इशू जो है वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो बार बार प्रदेश में आ जाते हैं, और इस पर एक बार खुलकर हम सब ने चर्चा भी की है। आज जवाब आया है उपराष्ट्रपति की ओर से। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं किसान पुत्र हूं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, आऊंगा तो सही। देखिए और भी महत्वपूर्ण बात है, कल रात को, कल भी मेरे ख्याल से कल भी उपराष्ट्रपति की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, और उसके बाद में कल देर रात जब पीसीसी वॉर रूम के बाहर, तब उस वक्त भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की तरफ से इसे लेकर एक क्लेरिफिकेशन आया था कि साहब हम ये नहीं चाहते, वो तो आए हैं, जितनी बार भी आए, वो जितनी बार आना चाहते हैं आ सकते हैं, स्वागत है, लेकिन इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूँ। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर पहुंच जाता है, मैं फिर वही आपको बोलूँगा, पारंपरिक जो एक पत्रकारिता है और राजनीति है, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कम से कम जो संवैधानिक पद पर पहुंच गया उसकी गरिमा रखें, राजनीति होती है, करते रहने। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों की समय की एक बात चली आ रही है ना कि मेहमान अगर बार बार आता है तो फिर इज्जत नहीं रह जाती, एक बार आए तो उसको भगवान का दर्जा दिया जा सकता है, बार बार आती है तो इज्जत घटती है। तो क्या गहलोत की नजर में या सीएम गहलोत की नजर में उपराष्ट्रपति की इज्जत घट रही है, या क्या हो रहा है? आखिर उपराष्ट्रपति का दौरा, वो कहीं पर वोट मांगते नहीं दिख रहे हैं। देखिए, भले ही वोट नहीं मांग रहे हो, लेकिन अशोक गहलोत को डर इस बात का सता रहा है, और पूरी कांग्रेस को इस बात का डर है कि वो जो जगह चुन रहे हैं यहाँ पर, जहां जहां बार बार वो जा रहे हैं, तो ऐसे में वो वहां पर जो चुनिंदा जो खास वोट बैंक है उसको प्रभावित करेंगे बीजेपी के पक्ष में। खुलकर नहीं बोल रहे हैं अशोक गहलोत, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन में तो बच्चे रहे, वो कल के वोटर्स हैं, आज के वोटर्स नहीं है। देखिए, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, यदि हम पूरे उनके दौरों की जानकारी निकालेंगे तो वो ऐसी जगह गए हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत और उनकी सरकार को और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि वहां पर चुनिंदा उस खास वोट बैंक को प्रभावित किया जा सकता है जगदीप धनखड़ की तरफ से। और यही वजह है कि आप यदि स्वप्निल उनकी अशोक गहलोत के भाषण को जब सुनेंगे, जब पिछले दिनों उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि वो तो अप एंड डाउन कर रहे हैं, यानी कि सुबह जाते हैं शाम को, मतलब सुबह आते हैं शाम को वापस चले जाते हैं। तो ये डरी हुई तो कांग्रेस जरूर है उपराष्ट्रपति के दौरे से लगातार, और यही वजह है कि खुलकर अब इस तरीके की बातें हो रही है। डर से एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि चाहे तो झोपड़ी को विला बना देते हैं, कुछ ना हो वहां पर किला बना देते हैं, और जब मन कर जाए फूंक मारी और तड़ातड़ जिला बना देते हैं। लेकिन चलिए ठीक है वो, लेकिन जिले से भी बात आगे बढ़ी है। 8 बोर्डों का गठन हुआ है, वो भी एक साथ, एक तीर से कई निशाने। शायद इन 8 बोर्ड को हम बोलेंगे राहुल। देखिए, कई बार हम ये कहते हैं ना कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता, कई बार अनएक्सपेक्टेड होता है। खासतौर पर जब ऐसे फैसले गहलोत लेते हैं तो वो भी अनएक्सपेक्टेड होता है। हालांकि जिस तरह से इसमें सोशल इंजीनियरिंग की गई है, आप बहुत बारीकी से परखेंगे। ये बोर्ड्स हैं, इनके पास कोई बहुत बड़ी पावर है नहीं, ये सलाहकार की भूमिका में, ये सलाह देंगे।
लेकिन कम से कम ये है कि आपने कई ऐसे लोगों को साध लिया है, कई ऐसे लोगों तक कहना चाहिए उस शक्ति को पहुंचा दिया है जिन लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी, जिन समाजों की। अब खासतौर पर जैसे आपने मुझे पेपर पकड़ाया अभी, मेघवाल समाज कितना बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, कितना बड़ा वोट बैंक है। आप देखिए वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, पुजारी कल्याण बोर्ड, केवट कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, धानका कल्याण बोर्ड, चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड। अब आप सोचिए ये जो टारगेट्स हैं ये इतने माइक्रो लेवल पे हैं, ये बहुत बहुत तगड़ा सेगमेंटेशन है। और आप देखें नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना की भी बात वो कर रहे हैं, सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। अगर उसी कड़ी में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए। देखिए जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है होनी चाहिए। बिहार में जो कुछ हुआ उसके बाद में तो ये कई जगहों पर पूरी कहना चाहिए राजनीति को पलट कर रख देने वाली स्थिति लेकर के आ जाएगी, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। राजस्थान में से लेकर के मांग उठती रही है। बीजेपी को देख करके इसमें ऐसा लगता है कि उनका बहुत डुलमुल रवैया है, करें क्या कहें क्या। केंद्र में कई बार देखा वो लोग बिल्कुल इससे पीछे हटते हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य के कई नेताओं से आप बात करें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बोलेंगे अरे हो जाए तो अच्छा है, हमारा थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे मंत्री और कुछ ऐसे नेता आपको दिखाई देंगे। घर से फोन है, थोड़ी देर बाद मम्मी से बात करेंगे क्योंकि अभी स्वप्निल जी से कर रहे हैं। फोन पे आप बोल दीजिए, तब तक मैं दीपक से भी बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन दीपक, मारवाड़ की एक बहुत पुरानी कहावत है जिसका हिंदी में एक जो मैं कहूँ कि मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि बैठने से पहले बनिया और खड़े होने से पहले माली। मोल भाव नहीं करते, सस्ते में दे देते हैं। अब इनमें से आपको क्या नजर आ रहा है? जब 8 बोर्ड का एक साथ गठन, उससे पहले 3 नए जिले, उससे पहले हम जाएं थोड़ा और पहले तो 19 नए जिले। स्वप्निल, इनसे भी ज्यादा यदि आप आगे बढ़ेंगे तो 2 दिन पहले एक बोर्ड का गठन यहाँ पर किया गया था, अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन। आप देखिए वैश्य समाज के अंदर भी सिर्फ अग्रवाल समाज को, समुदाय को खुश करने के लिए अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया था। तो जो बात राहुल अभी बता रहे थे कि बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी और खुद मुख्यमंत्री गहलोत, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वैश्य समाज में भी अलग अलग स्तर पर फिर दोहरा रहा हूँ, जब भी जातिगत जनगणना होगी तो अब ये मान रहे हैं कि वो कांग्रेस या विपक्ष की ओर से ओबीसी कार्ड के तौर पर उसे देखा जा रहा है। इसको भी अगर हम इस 8 बोर्ड की जो लिस्ट मैंने अभी राहुल को दी, अगर हम उसको देखते हैं, आप भी इसको ले सकते हैं। और साथ ही अगर हम देखते हैं कि उससे पहले जो था वो कहीं ना कहीं दलित और ओबीसी कार्ड की ओर ही तो इशारा है, नहीं तो क्या है? बिल्कुल है। अभी आप जिस इस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान, ठीक है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ इस 8 बोर्ड का गठन करके मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया। 8 में से 4 यदि बोर्ड आप देखेंगे तो वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, मेघवाल कल्याण बोर्ड, साथ में जाटव कल्याण बोर्ड और धानका कल्याण बोर्ड, चारों के। नहीं, कुछ भी बोलने से पहले घर में बात हो गई, सब ठीक है? इसमें क्या ठीक नहीं है? देखिए राजनीति, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये बताएं, ये कहें कि साहब राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो मुद्दा आधारित हो। और ये बात सबसे बड़ा सच है कि जितने इलेक्शंस आपने कवर किए हैं, हमने कवर किए हैं 2008 से, उससे पहले 2003 जब हम थोड़ा समझ रहे थे पत्रकारिता को, मैंने आज तक नहीं देखा कि राजस्थान में कोई भी इलेक्शन ऐसा रहा हो जो मुद्दा आधारित हो। कहीं ना कहीं उसमें कास्ट आती है, धर्म का अभी तक इतना इफेक्ट, बड़ा इफेक्ट, प्रभाव उस तरह का नहीं देखा गया जितना 92 बाबरी के समय था, या फिर 13 में हमने देखा था कि थोड़ा बहुत। अभी भी कोशिश तो होगी, जिसको प्लस मिलेगा वो बिल्कुल करेगा। सब लोग चाहते हैं कि आसानी के साथ में एक बड़ा तबका उनके साथ हो। और ये आज के समय में एक पत्रकार होने के नाते मुझे तो लगता है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को रिकॉर्ड कर, मैंने इसलिए कहा अनौपचारिक में राज निकलते हैं, औपचारिक में हम लोगों को अब ये सत्य मान लेना चाहिए कि ये होगी ही, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसे जर्नलिज्म भी अब एक्सेप्ट करने लगा है। लेकिन फिर एक सवाल ये भी है कि जब राहुल मुद्दा आधारित राजनीति की बात करते हैं, हमारे प्रदेश में एक ऐसा शख्स है जिसका मुद्दा क्या है इसको समझना बड़ा पेचीदा हो जाता है, राजेंद्र गुढ़ा। उनका मुद्दा इलाकाई है, समीकरणों को लेकर है, दलों को लेकर है, पता नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर तो सिर्फ एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, राजेंद्र गुढ़ा की तो आज सांकेतिक तौर पर शव यात्रा कांग्रेस ने निकाली है विरोध में, क्योंकि जो वीडियो उनका सामने आया और जिस तरह के शब्द थे, हालांकि वो शब्द समय समय पर राजनीति में आते रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि उनकी वो कौन सी, मतलब उनका मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि किसी भी तरीके से सत्ता में रह रहा है। ये मुझे समझ आता है, क्योंकि आप 2009 का जिक्र कर लीजिए, 6 के 6 विधायकों को लेकर, यानी कि उनके खुद के समेत 6 विधायक जो थे,
उनके अलावा 5, उन सबको लेकर वो आ चुके थे 2008 में, 9 मतलब 8 की सरकार को समर्थन देने के लिए 9 के आसपास वो आए थे बीएसपी से। उसी तरीके से 2018 वाली सरकार जब ये आई अशोक गहलोत 3, तो उसको समर्थन देने के लिए वो आ गए। तो उनको कुल मिला के सत्ता में रहना है। अब उनको ये लगा कि शिवसेना के साथ किस तरह से सत्ता में आएंगे? देखिए, मुझे जो समझ आता है कि उनको या तो इस तरीके का आभास होगा कि अशोक गहलोत और उनकी सरकार कोशिशों में जुटी है कि राजस्थान में रिवाज बदल जाएगा, राज नहीं बदलेगा, लेकिन वो इससे एक तरीके से सहमत नहीं होंगे। उनको लगता होगा कि राज बदल जाएगा। और अब सीधे सीधे बीजेपी को आज तक गालियां देते आ रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी में सीधी एंट्री हो नहीं सकती, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो जाते। तो हो सकता है तो कि शिवसेना के 2 धड़े हैं, शिवसेना के 2 धड़े हैं, उनमें से एक धड़े के साथ महाराष्ट्र में सरकार चल रही है जिसको उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो दोबारा बीजेपी के साथ समर्थन वाले धड़े से वो टिकट लेकर आ सकते हैं। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कोई गठबंधन बन जाए कि शिवसेना के लिए बीजेपी 1 या 2 सीट छोड़ दे, तो उसमें राजेंद्र गुड़ा की सीट भी हो सकती है। लेकिन क्या एक पहलू ये भी है कि बसपा अब राजेंद्र गुड़ा को समझ गई, इसलिए इस बार उनको बसपा में भविष्य नहीं दिखा? देखिए, बसपा का राजस्थान में, मैंने जहां तक राजस्थान को जब क्लोजली जितने भी चुनाव देखे, मुझे ऐसा लगता है कि बसपा अपने आप को हमेशा ठगा हुआ ही महसूस करती आई है। जितने भी विधायक जीतते हैं या जीत करके आते हैं, वो सारे के सारे बसपा के हाथ से निकल जाते हैं। एक चिंता की बात बसपा के लिए हो ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर है जो बसपा से दूसरी जगह कूदते, फेस वैल्यू पे चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में वो तुरंत पलटी मार के कहीं ना कहीं चले जाते हैं एक साथ डील करके। उन लोगों की फेस वैल्यू उस वजह से खराब भी होती है, ये भी देखने वाली बात है। पर जहाँ तक आप राजेंद्र गुड़ा का ताल्लुक है, वो अपने इलाके से जीतते आते हैं, खास तरह की राजनीति करते हैं, उनको उसी तरीके से पसंद किया जाता है। उनके लिए किसी पार्टी की सिंबल की जरूरत नहीं है, वो अपने तरीके से राजनीति करके जीतता जाता है। दीपक ऐसे कई 2003 में उनके भाई भी एमएलए रह चुके हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी से रह चुके हैं। राजस्थान में वजूद ही नहीं था उस पार्टी का कुछ। नहीं, लेकिन हमने देखा कई लोगों की, हम जब खबरें चलाते हैं हम कहते हैं कि उनकी जुबान फिसल गई या उनके मुंह से निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब समर्थक उस एटीट्यूड को पसंद करते हो तो वो मंच पर आकर कोई और जुबान बोल भी नहीं सकता, फिर हम उसको फिसली जुबान क्या बोलें, वही बोलें कि उनकी ओरिजिनल जुबान या जो समर्थक सुनना चाह रहे हैं बोल। देखिए, ये सिर्फ उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए शायद हम लोग इस्तेमाल करते होंगे कि उनकी जबान फिसल गई, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बात आप खुद मतलब जो आप बात कह रहे हैं ठीक वैसा ही होता है। उनकी जो खुद की एक मतलब प्रशंसक हैं, वो उनकी उसी भाषा में बात करना पसंद करते हैं, उनकी उसी भाषा को पसंद करते हैं। और आप केवल राजेंद्र गुड़ा पर मत जाइए, राजेंद्र गुड़ा सरीखे बहुत सारे नेता, हनुमान बेनीवाल, विदुड़ी को देखिए, जिन्होंने खुलेआम क्या संसद के अंदर बोला और उसके बाद में वो टोक में आकर के जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए सब ऐसे नेताओं की एक एक्सेप्टेंस होती है और पार्टियां भी उसको कैश करना चाहती है। और इसलिए मैंने पहले बोला कि अब ऐसी राजनीति को जर्नलिज्म भी एक्सेप्ट करने लगा। हमें पता साहब कौन क्यों। अच्छा, एक और चीज सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रही है, मोटे तौर पर हम जब उपराष्ट्रपति के दौरों पर बात कर रहे थे तब मुझे उसे जोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं अब उसे जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल ये जोक बड़ा वायरल हुआ है कि वो सारे जिले कवर करेंगे चुनावों से पहले। क्या इसमें कोई फैक्ट हो सकता है? क्योंकि अब जिले 33 नहीं है, अगर हम ये मान ले कि उन्होंने 8-9 जिले, अब तो 53 हो चुके हैं, तो हम ये मान भी ले कि 33 होते तो अभी 8-9 कवर कर लिया, हो सकता हो जाए। 53 की तो गुंजाइश बन ही नहीं सकती। हो सकता है अशोक गहलोत जी ने रात को बैठे बैठे सोचा हो परसों कि 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री को अब उनके गणित पे उलझा देना है, इसलिए वो 53 कर चुके हो संख्या को और आगे भी बढ़ा दें। आचार संहिता कुछ और बोला इस 53 से ज्यादा। मैं तो कहता हूँ आप एयरटेल का 55 देखिए, आप एयरटेल का 55 देखेंगे, आपको 53 भी मिलेंगे और आपको 56 भी मिलेंगे। तो 56 इंच का सीना भी वहाँ मिल जाएगा आपको और वहाँ 53 जिले वाले भी मिल जाएंगे। जो ये बात नहीं समझ पाए उनको मैं सिर्फ बता देता हूँ कि एयरटेल के चैनल नंबर 55 पर समाचार प्लस आ चुका है। देखिए, आज भी जब पूर्व में काम किया था, आज भी उसकी गूंज जगह जगह पर सुनाई देती है और ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आप जल्द ही, जैसे ही आपको बस नंबर ही पता चलना है, उसके बाद तो आप जुड़ ही जाएंगे, ये मोह अपने आप ही आ जाएगा। नहीं, आप हैं, दीपक हैं, इतने चमकते चेहरे हैं आप खुद कम थोड़े। अरे महाराज, अच्छा नहीं, आप मानेंगे नहीं, बस बात अलग है, लेकिन ठीक है, बड़प्पन है। आपसे बड़े नहीं है साहब। आपने तो खुद ही कहा आप बुजुर्ग हो चुके, तो आप ही का बड़प्पन है। चलिए, अच्छा वापस लौटते हैं टॉपिक पर। अभी जो बात हो रही थी ना, ये मोह वाली या ये सारी चीजें, एक होता है टिकट का मोह, एक होता है कुर्सी का मोह। भाजपा मुख्यालय में अब इस तरह की स्थिति बन गई है कि लोग बैठना नहीं चाह रहे हैं। बोले कौन रोज रोज की किचकिच सहेगा, कौन रोज रोज, मतलब बाल नोचने की नौबत आ गई है। कभी अमिनेश महर्षि को टिकट मत दो की भीड़ लग जाती है, तो आज एक दूसरी भीड़ सांचौर से आ गई कि बोले नहीं साहब, टिकट तो जीवाराम को ही देना है। देखिए, इसमें दो स्थितियां हैं। एक, हर इलाके के अंदर 200 विधानसभा
जो क्षेत्र है वहां पर दावेदार बहुत सारे हैं, मौजूदा विधायकों के टिकट कटवाने वाले भी लोग हैं। तो ऐसे में जो विरोधी खेमा होता है वो अपने समर्थकों को भेजता है कि संबंधित जो टिकट का दावेदार है, जिसको लेकर उनको लगता है कि प्रबल संभावना है इसको टिकट मिल जाएगा, या अभी वर्तमान में विधायक है या पिछली बार प्रत्याशी रहा 2018 के चुनाव में, तो उसका टिकट किस तरीके से कटवाया जाए। तो ये पूरा प्लान उनकी तरफ से होता है, खुद आगे आकर चेहरा बनते नहीं है, चेहरा दिखाते नहीं है और अपने समर्थकों को आगे कर देते हैं। ये पूरी कहानी उस नहीं, राहुल 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 एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जब अभिनेश महर्षि का विरोध होता है, अभिनेश महर्षि उस स्टाइल का चेहरा है जिस स्टाइल के लिए बीजेपी जानी जाती है, और वो कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बखत खो रहा है। नहीं, आप इसको बखत खोना मत समझिए, ये आपको हर जगह मिलेगा, कोई ना कोई विरोधी खीमा होगा, और एक नहीं होंगे, ऐसे 10 लोग होंगे जो टिकट चाह रहे होंगे, और 10 के 10 9 से बैर रखते होंगे, उनमें से 9 पहुंचे और 9 ने आके विरोध जताया। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो ज्यादा बड़ा कैच है। जैसे ही चुनाव आ रहा होता है, ये हमसे बुजुर्ग पत्रकार कहते रहे कि ये चुनाव की तासीर और मिजाज नापने का, जांचने का बड़ा परखा हुआ तरीका है, नुस्खा है, कि जिस भी मुख्यालय पर आपको ज्यादा विरोध प्रदर्शन और टिकट के लिए मारामारी देखने को मिले, उसकी हवा अच्छी चल रही है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, वो बशर्ते उनके जो अधिकारी हैं वो और जो बड़े नेता हैं वो आपको थोड़े से परेशान जरूर दिखाई दें, लेकिन बीजेपी के लिए मेरे लिहाज से ये हवा अच्छी है कि वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ ज्यादा लोग दावेदार के रूप में पहुंच रहे हैं टिकट पाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से कि अगर बीजेपी से टिकट मिलेगा तो वो जीत जाएंगे। कुछ नामों पर तो जहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी मन बना भी चुकी है, लेकिन कांग्रेस में तो अभी सर्वे वाली स्थिति है। ऐसे में कई लोग आ रहे हैं कि साहब हमारा नाम तो सर्वे में आया ही नहीं। सुखजिंदर सिंह रंधावा को ये कहना पड़ा कि अरे भैया, सर्वे जिसको दिया जाता है वो आता है, करता है, चला जाता है, पता थोड़ी ना चलता है। आपको क्या पता सर्वे की रिपोर्ट पे क्या है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको बात वो कर दूं, बढ़ा दूं एक बात। इस बार कांग्रेस ने एक नए तरीके से सर्वे करवाया, हर विधानसभा क्षेत्र का डेटा उनके पास था, उसके आधार पर बाकायदा आपके पास फोन आया, मेरे पास भी फोन आया था, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूँ, मुझसे पूछा गया कि आपके इलाके के विधायक ये हैं, क्या आप इनके कामकाज से संतुष्ट हैं, यदि संतुष्ट है तो 1 नंबर दबाइए, संतुष्ट नहीं है तो 2 नंबर दबा दीजिए। और मैंने जो भी मुझे करना था वो मैंने किया, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करवाया। हाँ, वैसे मालूम है बोगस सर्वे करवाने के लिए कुछ कंपनियां बैठी रहती हैं यहाँ वहाँ। एक दो को तो मैं भी जानता हूँ जिनके पास सर्वे के कागज आ जाते हैं, 5 रुपए पर पेपर के हिसाब से वो भर के खुद ही दे देते हैं। रात रात भर एक लड़का बैठा रहता है, तो दबाता रहता है। खैर, बहरहाल देखिए, कोशिश ये थी कि सुर्खियों का हम निचोड़ेंगे रस, क्योंकि यही होता है समाचार का प्लस। तो ऐसे में देखते रहिए सुर्खियों से आगे, फिर मुलाकात होगी आपसे।